नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का ये जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का जो टेस्ट है 16वें नंबर का ये टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में भी हम पूरे 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस से। यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हो। ये जो पेपर है ये आपके रीट प्री एग्ज़ाम के साथ ही रीट मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, इसके अलावा आपके सीटेट की जो भर्ती होती है उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती और अन्य कोई सी भी शिक्षक भर्ती जो होती है उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये टेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखना साथियों। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख रहा है। मतलब यहाँ पर साथियों अनुबंधन तो किया नहीं जा रहा है, प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से सीखना। ये गेस्टाल्टवादियों की सोच है। बाकी यहाँ पर ये जो अधिगम हो रहा है इसको हम प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कह सकते हैं या अवलोकन पर आधारित अधिगम भी कह सकते हैं, और इसी का एक और अन्य नाम है सामाजिक अधिगम। पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 1 में आपने देखा होगा कि अनेक व्यवहार हम समाज में लोगों को देखकर सीखते हैं, तो बिल्कुल ये सामाजिक अधिगम का ये उदाहरण है। पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। फ्रायड ने भी की है, पियाजे ने भी किया है और अन्य जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने भी व्यक्तित्व विकास की अलग अलग जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में व्याख्या की है। परंतु पियाजे ने क्या कहा कि विकास की जो अवस्थाएं हैं ये वातावरण से निर्धारित होती है, या फिर कहा कि शिशुअवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या फिर कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, यह आपका आंसर नहीं होता है। अगर हम बात करें, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बल दिया है, और इस प्रकार ये जो तीसरा विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा है। तो तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं के, लोगों के स्थान पर जानवरों के, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों के। तो देखो, बालक अंतर्बोध परीक्षण है या बालक प्रसंगबोध परीक्षण है। कितने वर्ष के बालकों के लिए है ये? 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बालकों के लिए। और साथियों इस परीक्षण में लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड प्रयुक्त किए गए हैं। तो दूसरा विकल्प आपके जो है प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, यदि आप रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 1 से हैं या लेवल 2 से हैं, तो साथियों रीट पात्रता परीक्षा के लिए स्टडी विद पीएल नोदा एप्लीकेशन पर कोर्स चला रखा है। एप्लीकेशन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा स्टडी विद पीएल नोदा। 10,000 के लगभग लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है। बिल्कुल विश्वसनीयता बनी हुई है, और मित्रों आप इसको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, चौथा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि एक जो अध्यापक है वो प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य करेगा साथियों?
45 घंटे, जिसमें शिक्षण के घंटे भी शामिल होंगे और तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को। पांचवा प्रश्न है, बालक का विकास मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम व पर्यावरण, परिवार व विद्यालय, पोषण व शिक्षा या पुरस्कार व दान। तो देखो बाल विकास जो है ये मूल रूप से वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण को ही पर्यावरण भी कहा जाता है कि भाई बाल विकास जो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम इनटू वातावरण का। बिल्कुल आपके जो पहला विकल्प है प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखिएगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित का मतलब है जो खुद पर ही केंद्रित रहता हो, और जो खुद पर ही केंद्रित रहता है उसको बहिर्मुखी नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है साथियों? अंतर्मुखी श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके पहला विकल्प जो है प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक सामान्य मानसिक योग्यता। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? विनय, स्पीयरमैन, गार्डनर या स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता इनमें से किसके द्वारा बताया गया है? सीधा सा ये प्रश्न सातवां जो प्रश्न है इसमें यही पूछा गया है। और बुद्धि को सामान्य मानसिक योग्यता जो बताया गया है वो किनके द्वारा बताया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा साथियों। स्पीयरमैन के द्वारा ही बुद्धि के दो सिद्धांत दिए गए। एक तो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत दिया गया और एक बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किन्होंने? स्पीयरमैन ने। बिल्कुल दूसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण, भौतिक उपकरण, सांवेगिक उपकरण या व्यक्तिगत उपकरण। तो वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दे रखा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया है साथियों? वाइगोस्की ने। और वाइगोस्की ने ये जो सिद्धांत दिया है इसी सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया है कि एक व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है ये सहायता प्रदान करता है। तो बिल्कुल आपके 8वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? पहला विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, संवेगात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना या भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से कोई भावात्मक उद्देश्य तो पूरे नहीं होंगे। चौथे विकल्प को तो आप आसानी से हटा सकते हो। मित्रों कंप्यूटर सहायक जो अनुदेशन है यदि हम शिक्षण में इसका प्रयोग करें तो शिक्षण अधिगम की इस प्रक्रिया में इसका प्रयोग संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 में भी आपके पहला ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग कितने सत्रों में किया जाता है? 1, 2, 3 और 1, 4। देखो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? TAT, थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका पूरा नाम है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। साथियों इसके सत्रों की बात की गई है और इसके कितने सत्र होते हैं? इसके 2 सत्र होते हैं। दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न पूछ रहा है, अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के विषय में सही है? अवलोकन और मापन नहीं किया जा सकता है। किसका? अधिगम का। व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा मापन किया जाता है। किसका? अधिगम का। या वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जा सकता है अथवा अंतर्वेशन विधि द्वारा मापन किया जा सकता है।
तो ये अधिगम के बारे में है कि अधिगम का अवलोकन और मापन इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों, अंतर्वेशन विधियों द्वारा या फिर व्यक्तिनिष्ठ विधियों द्वारा इसका मापन नहीं किया जा सकता, बल्कि वस्तुनिष्ठ तरीके से आप इसका अवलोकन और मापन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 11 का आपके जो तीसरा विकल्प है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न देखेंगे, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, कैसा? अपसारी, अभिसारी, सही उत्तर पर चिंतन या सामान्य समाधान पर चिंतन। तो सृजनात्मकता के बारे में आपने सुन रखा होगा। सृजनात्मकता का जो संबंध है क्रिएटिविटी, साथियों बिल्कुल इसका संबंध अपसारी चिंतन से है। और अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का संबंध जो है ये किससे है? अभिसारी चिंतन से है। लेकिन यहाँ सृजनात्मकता की बात की जा रही है, इसलिए दूसरा विकल्प सही ना होकर आपका पहला विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार में सहायक है? उच्च नैतिकाशय, विद्यालय के मुख्य अध्यापक का लचीलापन, व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी और एक तंत्रीय प्रशासन। तो देखो, अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है, कौन सी चीजें यहाँ पर सहायता देगी साथियों? प्रश्न संख्या 13 का आंसर देखें, तीसरा विकल्प कह रहा है कि व्यावसायिक अभिक्षमता की कमी थोड़ी सहायता देगी। तीसरे विकल्प को आप हटा सकते हो। एक तंत्रीय प्रशासन नहीं होना चाहिए, जनतंत्रीय होना चाहिए, ये भी गलत है। तो 13वें प्रश्न का आंसर देखें। 13वें प्रश्न का सही आंसर उच्च नैतिक आशय नहीं, बल्कि विद्यालय का जो मुख्य अध्यापक है, मतलब विद्यालय का जो हेडमास्टर है, बिल्कुल इसका लचीलापन साथियों अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में सहायक है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 13 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न पूछ रहा है, रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संघटक प्रतिमान या सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। तो यहाँ पर इनमें से रिचर्ड सचमैन ने जो प्रतिमान दिया है साथियों शिक्षण का, वो आंसर कौन सा है इनमें से? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको हम प्रच्छा प्रतिमान के नाम से भी जानते हैं। प्रच्छा प्रतिमान भी के दो या पूछताछ प्रतिमान के दो, बात एक ही है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण या टेलीफोन द्वारा संप्रेषण। तो देखो, अशाब्दिक संप्रेषण, मौखिक और लिखित तो दोनों शाब्दिक होंगे, तो तीसरा या चौथा विकल्प 15वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों। संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा जो संप्रेषण किया जाता है ये एक अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों में आता है। प्रश्न संख्या 15 में तीसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी होना चाहिए, ठीक है, कि इनमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पहला है, विचार अमूर्त एवं आदर्शवादी होने लगते हैं, परिवार से स्वायत्तता बनाना आरंभ करते हैं, वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता आ जाती है, पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। तो किशोरों में साथियों अमूर्त विचार पाए जाते हैं, आदर्शवादिता इनमें आने लगती है, परिवार से स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता बनाना ये आरंभ कर देते हैं, दूर रहकर परिवार से दूर रहकर ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, वयस्क आकार का इनका शरीर हो जाता है, यौन परिपक्वता इनमें आ जाती है। लेकिन पूर्व पठन और पूर्व लेखन के कौशलों का विकास तो पहले हो जाता है, किशोरावस्था के पहले ही। अतः ये जो चौथा विकल्प है आपके 16वें प्रश्न का आंसर है, क्योंकि ये जो है किशोरावस्था की विशेषताओं में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। तो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेश, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष और पहल बनाम अपराध बोध। देखो,
इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और इरिक एरिक्सन के इस सिद्धांत में इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। तो इनमें से इन 8 अवस्थाओं में से किशोरावस्था जो है ये किसके अंतर्गत आती है साथियों? 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 17वें प्रश्न का आंसर है पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। ये जो अवस्था है इनके सिद्धांत में 12 से 18 वर्ष के आसपास या 12 से 18 अथवा 20 वर्ष के लगभग यह अवस्था होती है और इसी में किशोरावस्था होती है। तो बिल्कुल तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का आंसर है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 है मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली का जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण, अभिसारी चिंतन दृष्टिकोण, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण या गत्यात्मक प्रणाली दृष्टिकोण। तो यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 18 को समझोगे तो आंसर जो है आसानी से दे सकते हो। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग के प्रणाली का जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है के रूप में देखा जा सकता है और इस दृष्टिकोण को सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। पहला विकल्प आपके 18वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना, मूर्त सूचनाओं के बारे में ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना और सभी विकल्प सही है। 19वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है, यहाँ पर देखो प्रस्तावित मंतव्य की तार्किक आवश्यकता को समझना, निर्णय करने की व्यूह रचना में सुधार होना या फिर मूर्त सूचनाओं के बारे में व्यवस्थित रूप से एवं तार्किक दृष्टि से विचार करना, ये सारी चीजें किशोरावस्था में संज्ञानात्मक उपलब्धि से संबंधित है। तो इनमें से सभी विकल्प सही है। चौथा विकल्प आपका आंसर प्रश्न संख्या 19 में रहेगा। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 में है आपके निम्नलिखित में से कौन सा घटक सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, विचारों का अनुबंधनात्मक विस्तरण, संवेगों का अवबोध और उनका विश्लेषण और संवेगों का अनियमितीकरण। तो इनमें से जो सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है वो कौन से विकल्प में दिया हुआ है? साथियों जो चौथा विकल्प है संवेगों का अनियमितीकरण। तो अनियमितीकरण नहीं होता है बल्कि नियमितीकरण होता है। अगर सांवेगिक बुद्धि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा है तो संवेगों का अनियमितीकरण थोड़ी होगा, नियमितीकरण होगा ना। इस वजह से आपके 20वें प्रश्न का जो चौथा विकल्प है आपका आंसर होगा। 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 21 में है आपके अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण या अन्वेषण अधिगम। तो 21वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। अधिगम का कौन सा प्रकार? विद्यार्थी क्या कर रहा है, उसको अधिगम सामग्री दी जा रही है, उसकी सहायता से वो नए विचार या नए नियमों को जानते हुए सीखने का प्रयास कर रहा है, मतलब खुद उस चीज को सीख रहा है। तो इस प्रकार के अधिगम को अन्वेषण अधिगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अन्वेषण अधिगम के नाम से। चौथा विकल्प आपके 21वें प्रश्न का आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा साथियों। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक है बिल्कुल वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। 22वां प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को जाना जाता है। नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का पश्चिम परंपरागत स्तर या नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो गैर परंपरागत स्तर जैसी तो कोई चीज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में बताई नहीं है। 3 चीजें बताई है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत। और यहाँ पर व्यक्ति नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित जो सामाजिक मानदंड है
या सामाजिक नियम है इसके अनुरूप वो आता है कि समाज जो सही मानता है उसी के अनुरूप वो देखता है कि भाई यार ये चीज़ सही है। और ऐसा किस अवस्था में होता है साथियों? तो ऐसा नैतिकता का जो परंपरागत स्तर है उसमें होता है, क्योंकि नैतिकता का जो पश्च परंपरागत स्तर है इसमें तो व्यक्ति खुद के नैतिक नियमों का निर्माण करने लग जाता है। प्रश्न संख्या 22 का आपका दूसरा विकल्प आंसर है। नेक्स्ट 23 को देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है, प्रेम, क्रोध, चिंता और जिज्ञासा। तो इनमें से क्या बालक के लिए उत्तेजना क्या कार्य करती है? मित्रों 23 का आंसर देखें तो जो जिज्ञासा है, बिल्कुल जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा है, यही बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। 23 में आपके फोर्थ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। 24 है, सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारण साबित होता है, सीखने का वातावरण, सीखने वाले की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप हटा दो। सबसे महत्वपूर्ण कारण पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण साबित क्या होता है सीखने की क्रिया में। मित्रों सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है उद्देश्य की प्रबलता, कि आप जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो चीज़ें आप सीख रहे हो, यदि आपका उद्देश्य बिल्कुल प्रबल है तो वो चीज़ें आप जल्दी सीख पाओगे। 24 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 25 को देखेंगे। 24 का थर्ड विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं है, वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और वजन। तो बालक का जो विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में क्या शामिल नहीं है साथियों? देखो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, बुद्धि भी है, लेकिन वजन नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 25 का चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। 26 है, 26 क्या, ये तो डबल बार 25वां क्वेश्चन आ गया। चलो कोई ना, एक प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिलता है। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 31 हो जाती है। डबल से जो प्रश्न 25 रिपीट हुआ है ये है, बाल अपराध का सामाजिक कारण है, खंडित परिवार, अनैतिक परिवार, माता पिता में अनबन और सभी। तो सामाजिक कारणों में जो बाल अपराध मतलब जो छोटे बच्चे जो अपराधी बन जाते हैं, बिल्कुल उसमें यदि परिवार खंडित है, परिवार में नैतिकता नहीं है, माता पिता में अनबन रहती है, ये सारी चीज़ें बाल अपराध के सामाजिक कारणों में आती है। इस प्रकार आपके 25 में यहाँ फोर्थ विकल्प, यहाँ पर भी बिल्कुल जो सेकंड नंबर पे 25 प्रश्न है ये, इसमें भी फोर्थ विकल्प आपके सही आंसर है। 26 की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न, वाटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा वह तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा संतुष्टि, मूल प्रत्ययों का दमन और क्रिया द्वारा सीखना। तो यहाँ पर वाटसन कह रहा है कि आपको पता है कि शेषावस्था में सीखने की जो गति है, विकास जो है, इन सभी की गति जो है दूसरी अवस्थाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए मित्रों? हमें मूल प्रत्ययों का दमन, बालकों के अंदर जो मूल प्रत्यय हैं उनका दमन नहीं करना चाहिए। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 26 का आंसर है। 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखे, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखे और विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षा रखे। तो देखो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखे, ये तो पूर्णतः नेगेटिव है। सभी बालकों की एक जैसी अपेक्षाएं आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर बुद्धि के बालक है तो एक जैसी अपेक्षा हम नहीं रख सकते, ये भी गलत। बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं, बल्कि जिस बुद्धि का बालक है उसी के अनुसार उससे अपेक्षाएं रखनी चाहिए। पहला विकल्प आपके 27 का सही आंसर है। 28 को देखते हैं मित्रों। 28वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो देखो
बात करें तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत हुआ। सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है, यहाँ कह रहा है कि नहीं है, ये भी गलत हुआ। हमेशा रेखीय नहीं होता है मित्रों, वर्तुलाकार होता है विकास। तो ये तीनों ही गलत है। सही क्या रहेगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग यहाँ पर गति से विकास करते हैं, इसलिए सभी की विकास दर जो है ये समान नहीं होती है। 28 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले, समूह का नेतृत्व करने वाले और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता। तो साथियों, समूह का नेतृत्व और हंसी मजाक करना ये तो बहिर्मुखी विशेषता है, बहिर्मुखी जो बालक है उनकी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अगर किसी बालक में है तो वो संदेही होता है, शंकालु होता है और एकांत प्रिय, एकांत में उससे अच्छा लगता है। बिल्कुल आपके पहला विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम प्रश्न अथवा 30वें प्रश्न में है आपके, थार्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। तो भाई देखो, एक तत्व का सिद्धांत तो यहाँ बिने ने दिया था, द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था और थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, बहुतत्व का सिद्धांत। तो 30वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। यह आपके मनोविज्ञान का पेपर नंबर 16 कंप्लीट होता है, जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी भी राज्य की जो शिक्षक भर्तियां हैं, टेट का जो एग्जाम होता है, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी वीडियो था ये। मिलते हैं साथियों जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।